डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने नवशीत युद्ध अथवा दूसरे शीत युद्ध का अध्ययन किया। नवशीत युद्ध की प्रकृति और उस काल में जो प्रमुख घटनाएं घटी उसका हमने अध्ययन किया। उसी के कंटिन्यूशन में हम बात करेंगे। कोल्ड वॉर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हमने उसको प्रारंभ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनी और विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया। मैं पुनः आपको पीछे के लेक्चर्स की ओर ले जाते हुए वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जब विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया और ये दो गुट थे संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों के जो आपसी संबंध थे उन्हें शीत युद्ध के रूप में संबोधित किया गया। शीत युद्ध ऐसी स्थिति है जिसमें न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक रूप में युद्ध होता है, बल्कि सदैव ही एक अस्थिरता रहती है, एक अशांति रहती है। हमने शीत युद्ध के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया और दोनों महाशक्तियों में किस तरह की प्रतिस्पर्धा थी, किस तरह की प्रतिद्वंदिता थी, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही हमने चर्चा की थी 1962 के क्यूबा संकट की, जिसके पश्चात दोनों ही महाशक्तियों के तनावपूर्ण संबंधों में कमी आई थी और सहयोग और सद्भावना की वृद्धि हुई थी। लेकिन इसके पश्चात हमने देखा 1978 के बाद पुनः अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली और दोनों ही महाशक्तियों के बीच पुनः संबंधों में तनाव का एक नया दौर शुरू हुआ और यहीं से नवशीत युद्ध का प्रारंभ होता है। लेकिन 1985 से 1991 के बीच का जो पीरियड है वह सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में शीत युद्ध के अंत के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे जो शीत युद्ध था उस समय ही दोनों महाशक्तियों को यह महसूस हुआ कि उन्हें परमाणु शस्त्रों के बारे में कोई ना कोई समझौता कर लेना चाहिए, जिससे दोनों ही अपने रक्षा उत्पादन और अनुसंधान बजट में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसे रोका जा सके। कुछ शुभ संकेत दिखाई दिए 1985 के बाद और गोर्बचोव और रीगन की एक शिखर बैठक का ढांचा तैयार किया गया। ये जो पीरियड था 1985 का बाद का, उसमें हम देखते हैं कि कई शिखर वार्ताएं हुई, समझौते हुए और 1991 के अंत तक लगभग शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में कई शिखर वार्ताएं हुई, कई घटनाएं हुई और कई समझौते हुए जिनका जानना हमारे लिए आवश्यक है। जो शिखर वार्ता की औपचारिक शुरुआत जो 1985 में हुई थी, तो दोनों ही नेताओं के बीच, गोर्बचोव सोवियत संघ से और अमेरिका से रीगन जो थे, रोनाल्ड रीगन, उनके बीच जो बातचीत हुई तो कोई बहुत कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचा जा सका, क्योंकि विचारणीय विषयों की कोई सूची व्यवस्थित रूप से तैयार नहीं थी। लेकिन इस शिखर वार्ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में है कि 5-6 वर्ष के दूसरे शीत युद्ध और जबरदस्त तनाव के माहौल के बाद तनाव घटाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी के कारण 1991 तक, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ हुआ और उसके बाद जो घटनाक्रम था वह उत्तरोत्तर बढ़ता गया और 1991 के अंत तक कोल्ड वॉर समाप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि 1985 में जेनेवा में रीगन और गोर्बचोव मिले और इन आपस में इन्होंने अपनी निजी बातचीत करी, जिसमें यह एक शिखर वार्ता थी जिसमें दोनों महाशक्तियों ने कई मुद्दों पर अपनी सहमति जताई। वे मुद्दे कौन से थे कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए, जो हथियार है उनकी जो होड़ है
उसको भी नियंत्रित करना होगा। दोनों पक्ष 1968 की परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि की पुनः पुष्टि करेंगे और अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इस पर हस्ताक्षर कर दें। इसके साथ ही दोनों ही पक्षों ने रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध, बल प्रयोग को वर्जित घोषित करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधों में सहायता करना जैसे विषयों पर अपनी सहमति प्रकट की। 11 और 12 अक्टूबर 1986 को आइसलैंड में रीगन और गोर्बेचोव के बीच 2 दिन की शिखर वार्ता संपन्न हुई, लेकिन इस शिखर वार्ता का कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं हुआ क्योंकि रीगन जो थे वो स्टार वार्स पर अड़े रहे। रीगन ने कहा कि स्टार वार्स कार्यक्रम जो है वह आगे जारी रहेगा क्योंकि वह अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन गोर्बेचोव चाहते थे कि वे इसको समाप्त कर दें और कटौतियां करें, लेकिन रीगन ने उनके इस प्रस्ताव को साफ ही नामंजूर कर दिया। गोर्बेचोव का मानना था कि अमेरिका को विश्वास है कि वह स्टार वार्स के माध्यम से सोवियत संघ पर सैनिक श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है। इसलिए रीगन ने उन समझौतों को भी मानने से इनकार कर दिया जिन पर पहले पूर्ण सहमति बन चुकी थी। तो इस प्रकार वापस से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुधार होना चाहिए था वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो बात थी वो उस पर अडिग रहे। 1987 में अमेरिका और सोवियत रूस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें दोनों देश अपनी सैनिक गतिविधियों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देने पर सहमत हुए। 8 और से 10 दिसंबर 1987 को रीगन और गोर्बेचोव के बीच वार्ता हुई। यह तीसरी शिखर वार्ता थी और दोनों नेताओं ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गए। दोनों ही नेताओं ने अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता करी और इस वार्ता की आशाजनक परिणाम यह हुए कि तनाव कम करने की दिशा में दोनों ही नेताओं ने अपनी रुचि दिखाई। 1 जून 1988 को मॉस्को में रीगन और गोर्बेचोव के बीच वार्ताओं के 4 दौर हुए। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने भूमिगत परमाणु विस्फोटों पर पाबंदी की साझा जांच से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण पर एक दूसरे को सूचना देने संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए एग्री हुए। 1988 24 से 27 अक्टूबर को पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने मॉस्को की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ की सरकारों के बीच 6 समझौते हुए और 30 व्यावसायिक ठेके दिए। पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी प्रतिभा व साधन सोवियत संघ की आर्थिक पेरेस्ट्रोइका की सफलता के लिए क्रियाशील हो सकेंगे। 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था के मंच से गोर्बेचोव ने घोषणा की कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों से 5 लाख सैनिक हटा लेगा और परंपरागत हथियारों में काफी हद तक कटौती करेगा। यह घोषणा एक संकेत थी सोवियत संघ की नीति में आ रहे भारी परिवर्तन की। गोर्बेचोव की मुलाकात न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति रीगन और निर्वाचित राष्ट्रपति बुश से भी हुई और गोर्बेचोव ने कहा भी कि जो बातचीत है, जो वार्ताएं हुई है, उससे एक नया वातावरण बन रहा है।
1989 2 से 3 दिसंबर को भूमध्य सागर में अमेरिका व सोवियत युद्धपोतों पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व गोर्बाचोव के बीच शिखर वार्ता हुई, जिसमें बुश ने गोर्बाचोव को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। बुश ने सुझाव दिया कि अमेरिका व सोवियत संघ 2004 में ओलंपिक खेल बर्लिन में कराने के लिए एक अपील जारी करे। हालांकि किसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन फिर भी दोनों ने तय किया कि बातचीत का जो क्रम शुरू हुआ है वह आगे भी कंटिन्यू रहेगा। दिसंबर 1989 को सोवियत विदेश मंत्री नाटो मुख्यालय पर गए और राजदूतों की परिषद से भेंट की। उन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुए समझौते के अंतर्गत सोवियत संघ व समुदाय के देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं में व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली दीवार ध्वस्त हो गई। अब पूर्वी जर्मनी के लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिमी जर्मनी जाने लगे। सोवियत संघ ने इस घटना का कोई विरोध नहीं किया। 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हुआ और 15-16 जुलाई 1990 को पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोhl ने सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव से मुलाकात की। बाद में सोवियत राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी का एकीकरण निश्चित है। सोवियत संघ जर्मनी से निकट संबंध चाहता है और यह जर्मनी की इच्छा पर है कि वह नाटो या वार्सा पैक्ट में शामिल हो। इस प्रकार सोवियत संघ ने जर्मनी के एकीकरण को स्वीकृति दे दी। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ और यूरोप से शीत युद्ध का जो एक गंदा जो माहौल जो फैला हुआ था, जो वातावरण में जो प्रॉब्लम्स थी, वो साफ हो गई। 5 और 6 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन हुआ और राष्ट्रपति बुश ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि नाटो व वार्सा पैक्ट देशों के बीच शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। 8 और 9 सितंबर 1990 को हेलसिंकी में राष्ट्रपति बुश और गोर्बाचोव के बीच बातचीत हुई। इन दोनों ही नेताओं ने कुवैत पर इराक ने जो आक्रमण किया था उसकी निंदा की। दोनों ही शासनाध्यक्षों ने विश्व समुदाय से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को कारगर बनाने में सहयोग करने की अपील की। इस शिखर वार्ता में यह बात साफ दिखाई दी कि दोनों ही महाशक्तियां इस बात पर एकमत थीं कि इराक बिना शर्त कुवैत से वापस हो जाए तथा यूएनओ की जो काउंसिल है उसकी प्रस्तावों की अनुपालना करे। 1990 9 नवंबर 1990 को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच बॉन में एक ऐतिहासिक अनाक्रमण व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि 20 वर्षों के लिए की गई, जिसमें कहा गया कि दोनों देश आपसी मैत्री को बढ़ावा देंगे और यदि कोई विवाद होता है तो उनका समाधान शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा। 19 नवंबर 1990 को पेरिस में नाटो व वार्सा संधि देशों के उप शासनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। जो यह बैठक थी सद्भावनापूर्ण विचार विमर्श के बाद समाप्त हुई और इसका अपना एक विशेष महत्व है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने कहा कि यूरोप में शीत युद्ध का एक कटु अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम शांतिपूर्ण और स्थिर यूरोप की स्थापना कर सकेंगे। संक्षेप में पेरिस संधि और पेरिस चार्टर ने यूरोपीय आपसी सहयोग को
नई दिशा प्रदान की। वारसा पैक्ट समाप्त हुआ 1 जुलाई 1991 को, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति का माहौल था और महाशक्तियां शांति कायम रखना चाहती थीं। 1991 में ही मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों में कटौती की ऐतिहासिक स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों ही महाशक्तियां अपने परमाणु शस्त्रों में स्वेच्छा से 30% कटौती करने को सहमत हो गई। यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी शीत युद्ध के अंत की दिशा में। 1991 में नाटो सदस्य देश यूरोप में अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 80% की कटौती करने के संबंध में सहमत हो गए। यह एक बहुत बड़ी हथियार कटौती थी और शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1979 से अफगानिस्तान में दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। अफगान समस्या के समाधान के प्रयासों के अंतर्गत ही अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने 1 जनवरी 1992 से इस देश की सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति पूर्णतः बंद कर दी। 1991 को मॉस्को में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में इससे संबंधित एक समझौता हुआ था। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार शीत युद्ध का अंत हुआ। दोनों ही महाशक्तियों को यह समझ में आया कि लंबे समय से जिसने विश्व को हिला रखा है और मानव कल्याण के कार्यों की, मानव के विकास से संबंधित कार्यों की उपेक्षा हो रही है, इसलिए संपूर्ण विश्व के हित में और बल्कि दोनों ही महाशक्तियों के खुद के हित में भी यही था कि शीत युद्ध का अंत किया जाए। और फॉर्चुनेटली रीगन ने, गोर्बाचेव ने इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया, आपसी समझ को बढ़ाया और बाद में बुश ने उसको आगे दिशा दी और दोनों के ही प्रयासों से शीत युद्ध का अंत हो गया। और जो एक बुरा दौर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति में जो चल रहा था और बहुत लंबे समय तक चला, जिसने कई देशों को प्रभावित किया, वह समाप्त हो गया।